हेलो बच्चों। तो बच्चों आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है प्रूविंग इरेशनैलिटी ऑफ नंबर्स। देखिए क्लास 9th में आपने जब रियल नंबर्स के बारे में पढ़ा था तो आपने देखा था कि जो रियल नंबर्स होते हैं उन्हें हम दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं। एक कैटेगरी को आपने रैशनल नंबर कहा था। आपने कहा था कि रैशनल नंबर एक ऐसा नंबर है जिसे हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां p एक इंटीजर होगा, q भी एक इंटीजर होगा और जो q है जो कि डिनोमिनेटर में है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए बस। तो उस नंबर को आप बोले कि p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं या a बाई b के फॉर्म में लिख सकते हैं या x अपॉन y के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो x और y, a बाई a अपॉन b, p अपॉन q, ये सब सिंबल्स हैं, है ना। तो मतलब किसी दो इंटीजर के रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं, बस डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, वो रैशनल नंबर था। फिर आपने कहा था कि ऐसे नंबर्स जिन्हें p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, उसे हम लोग इरैशनल नंबर कहते हैं। तो आज हम लोग उसी इरैशनल नंबर के बारे में बात करेंगे। किसी भी एक नंबर के इरैशनैलिटी को हम लोग प्रूफ करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास सबसे पहले तो एक थ्योरम है, उस थ्योरम को हम लोग समझ लेते हैं और उसके बाद फिर इसी थ्योरम का इस्तेमाल करके हम लोग और कुछ इरैशनल नंबर्स के साथ डील करेंगे। थ्योरम कहता है कि इफ p इज अ प्राइम नंबर, इफ p इज अ प्राइम नंबर, ठीक है, फिर आप लिख दीजिए, थ्योरम कह रहा है लेट p बी अ प्राइम नंबर, लेट p बी अ प्राइम नंबर, ठीक है, फुल स्टॉप। तो ये कह रहा है कि इफ p divides a square, if p divides a square, then p will also divide a, p will also divide a, where a is a positive integer। ठीक है, थ्योरम क्या कह रहा है? थ्योरम कह रहा है कि अगर p एक प्राइम नंबर है, मान लीजिए कि हमारे पास p एक ऐसा नंबर है जो कि प्राइम नंबर है और a एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो अगर ये प्राइम नंबर p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो ये तय बात है कि सेम p a को भी डिवाइड करेगा। यानी अगर कोई प्राइम नंबर है वो 55 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब वो 55 को भी डिवाइड करेगा। अगर कोई प्राइम नंबर 57 के स्क्वायर को डिवाइड करे तो वो 57 को भी डिवाइड करेगा। तो वही कह रहा है कि p एक प्राइम नंबर है, अगर ये p a स्क्वायर को डिवाइड करेगा तब ये p तय बात है कि a को भी डिवाइड करेगा। a एक पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, इस थ्योरम को हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे, इस प्रूफ को भी जरा देख लेते हैं। बहुत सिंपल सा प्रूफ है, बहुत छोटा सा प्रूफ है। ठीक है, p एक प्राइम नंबर है, a एक पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, तो हमने पढ़ा है कि कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर जो है उसे हम उसके प्राइम के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना, प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मान लेते हैं कि लेट a is equals to p1 into p2 into p3 और इस तरीके से करके pn। ठीक है, जहां p1 p2 और ऐसे करते करते जो pn है ये सारे प्राइम नंबर। ठीक है, ये हमने कहां पढ़ा था? ये हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में पढ़ा था। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, ये हमने कहां पढ़ा है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में, कि किसी भी एक पॉजिटिव इंटीजर को, ठीक है, कंपोजिट नंबर को हम लोग उसके प्राइम के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे आप 10 को लिख सकते हो 2 into 5, 20 को लिख सकते हो 2 into 2 into 5। तो वैसे मैं कह रहा हूं कि a को हम लोग p1 into p2 into p3 ऐसे करते करते pn इतने सारे प्राइम के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं।
तो अब ए स्क्वायर हमारा क्या होना चाहिए बच्चों, ए स्क्वायर, अगर ए हमारा इतना, ए स्क्वायर का मतलब होता है ए इंटू ए, तो ए स्क्वायर हो गया P1 P2 P3 इस तरीके से Pn मल्टीप्लाइड बाय P1 P2 P3 डॉट 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 Pn होगा ना। तो अगर मैं P1 को P1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा P1 स्क्वायर, P2 को P2 से मल्टीप्लाई करेंगे P2 स्क्वायर, P3 को P3 से मल्टीप्लाई करेंगे P3 स्क्वायर, और उसी तरीके से Pn स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब आप कह सकते हैं कि ए स्क्वायर को कौन कौन से नंबर डिवाइड कर सकते हैं, P1 स्क्वायर डिवाइड कर सकते हैं, P2 स्क्वायर डिवाइड कर सकते हैं, या फिर आप कह रहे हैं P1 डिवाइड कर सकता है ए स्क्वायर को, P2 डिवाइड कर सकता है ए स्क्वायर को, P3 डिवाइड कर सकता है ए स्क्वायर को। भाई ये पूरा ए स्क्वायर आ रहा है, इसमें से P1 को आप डिवाइड कर दीजिए, इधर तो सारे नंबर्स आपके प्राइम नंबर हैं, तो इनका प्रोडक्ट जो है वो भी एक इंटीजर होगा। ठीक है, तो अब अकॉर्डिंग टू थ्योरम, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट कह लीजिए, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग P डिवाइड्स ए स्क्वायर, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या है कि P डिवाइड्स ए स्क्वायर। कह रहा है अगर हम ये मान लें कि P ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तब ये कह रहा है कि तब ये तय बात है कि P ए को भी डिवाइड करेगा। तो इसका मतलब कि पहले से कह रखा है कि P ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, लेकिन हम तो देख रहे हैं कि ए स्क्वायर को P1 P2 P3 ये सारे डिवाइड कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, दिस मीन्स that P is one among P1 P2 P3 और ऐसे करते करते Pn। इसका यही मतलब हुआ ना कि P जो है वो P1 P2 P3 Pn इन सब में से कोई एक होगा। ठीक है, अब देखिए, ठीक है, समझ रहे इस बात को। अब देखिए, अगर हम a को लिखें तो a को हमने लिखा है P1 इंटू P2 इंटू P3 डॉट 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 Pn। अब चूंकि P इन सब के बीच में कोई एक है, यानी कि P इनके बीच में कोई एक है, ठीक है, यानी कि यहां पर P जो है इनमें से जो भी P है वो a को भी डिवाइड कर रहा है। सो thus P डिवाइड्स a। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है इसे मैं इक्वेशन 1 कह दे रहा हूं, ये जो स्टेटमेंट आया है इसे मैं इक्वेशन 2 कह दे रहा हूं। तो अगर हम देखें, कंसीडर करें इक्वेशन 1 और 2, कंसीडरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, P डिवाइड्स a स्क्वायर, P divides a square, so P divides a, है ना। यहां पर हमने कंसीडर किया कि a हमारा प्राइम के प्रोडक्ट के फॉर्म में, प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा है। ठीक है, P1 P2 ये सारे प्राइम नंबर्स हैं, ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हमें बताता है। तो अगर a हमारा इतना है तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसी चीज को फिर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो सेम नंबर तो रिपीट हो रहे, मल्टीप्लाई हो रहे, यानी कि ये सारे स्क्वायर हो जाएंगे। इसमें से जितने भी ये नंबर्स हैं ये सारे नंबर a को डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन स्टेटमेंट तो कह रहा है कि P a स्क्वायर कौन डिवाइड कर रहा है, P डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब कि जो P है वो इन्हीं में से कोई एक होना चाहिए। अब a की अगर हम बात करें तो a हमारा हमने लिख रखा है। अब ये सारे नंबर्स जो हैं, हम यही तो कह रहे हैं कि इन्हीं सारे नंबर्स में से कोई एक P है, तो इन्हीं सारे नंबर्स में कोई एक P है, यानी P a को भी डिवाइड कर रहा है, तो भाई P a स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है और P a को भी डिवाइड कर रहा है, यानी अगर P a स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो P a को भी डिवाइड करेगा। इस बात को आप समझ लीजिए और नोट कर लीजिए, समझ के फिर हम लोग इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। नोट कर ले बच्चों। चलिए बच्चों, कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं इस इरेशनैलिटी पे। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि आपको प्रूव करना है कि √2 एक इरेशनल नंबर है।
ठीक है, तो ये मैं प्रूफ कर दे रहा हूं। फिर √3 को सेम प्रोसेस है, √3 को आप प्रूफ करेंगे कि इरेशनल नंबर है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपको कह रहा है कि आपको प्रूफ करना है कि √2 इरेशनल नंबर, लेकिन हम ठीक उल्टा करेंगे। हम मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि लेट अस कंसिडर √2 इज रैशनल नंबर। ठीक है बच्चों, क्या कंसीडर कर रहे हैं हम कंसीडर कर रहे हैं कि √2 एक रैशनल नंबर है, मान लेते हैं। तो अगर मान लो कि हम अगर प्रूफ कर देते हैं कि √2 रैशनल नंबर है, यानी कि ये क्वेश्चन गलत है। और अगर हम जो कंसीडर कर रहे हैं हमारा वो गलत हो जाता है, तो यानी कि √2 इरैशनल नंबर है। तो हमने कंसीडर किया है कि √2 एक रैशनल नंबर है। ठीक है, सो दिस मींस, इसका क्या मतलब हुआ कि √2 को हम लिख सकते हैं एज इक्वल्स टू p/q, है ना, या फिर चलिए p/q की जगह हम a/b लिख देते हैं। ठीक है, p/q की जगह हम a/b लिख देते हैं, जहां a और b ये दोनों इंटीजर्स हैं और इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। ठीक है, where a and b have no common factor other than 1। ठीक है, तो हमने क्या कंसीडर किया है, हमने, चूंकि हमें प्रूफ करना है कि √2 इरैशनल नंबर है, हम उल्टे तरीके से चल रहे हैं। हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं, मान रहे हैं कि √2 एक रैशनल नंबर है। अब हम देखते हैं कि हमने जो एज्यूम किया है वो सही है या गलत। अगर हमने जो एज्यूम किया है, कंसीडर किया, वो गलत हो जाता है, इसका मतलब वो रैशनल नहीं है। जब रैशनल नहीं है तो क्या होगा, इरैशनल नंबर। तो √2 अगर एक रैशनल नंबर है जो हमने माना है, तो उसे हम a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां a एक इंटीजर है, b एक इंटीजर है और इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा 1 के अलावा। ठीक है, अब देखिए, अब यहां से हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम स्क्वायर कर दें, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 इज इक्वल्स टू a² अपॉन b² होगा ना। और अगर मैं b² को उधर भेज दूं तो ये मेरा हो जाएगा 2b² इज इक्वल्स टू a²। अब मुझे बताइए b क्या है, एक इंटीजर है, तो b का स्क्वायर भी एक इंटीजर होगा, है ना। तो इसको आप लिख सकते हैं कि b² इज इक्वल्स टू a²/2। अब अगर लेफ्ट हैंड साइड आपका इंटीजर है, b एक इंटीजर है, तो b का स्क्वायर भी इंटीजर होगा। जब लेफ्ट हैंड साइड इंटीजर है, राइट हैंड साइड भी इंटीजर होना चाहिए ना। अच्छा, ये इंटीजर कब होगा, जब 2a² को डिवाइड करेगा, कंप्लीटली डिवाइड कर दे। अगर मान लो कि a² को 2 डिवाइड नहीं कर पा रहा है कंप्लीटली, तो डेसिमल में आ जाएगा, इंटीजर नहीं रहेगा। तो यहां पर अगर ये लेफ्ट साइड इंटीजर है तो राइट साइड भी इंटीजर होगा। तो यहां से आप समझ लें कि दिस मींस that 2 divides a²। अब देखिए, अभी हमने थ्योरम पढ़ा था कि अगर कोई भी प्राइम नंबर a² को डिवाइड करेगा तो वो a को भी डिवाइड कर रहा है। तो आप लिखेंगे हेंस 2 divides a। भाई जब 2a² को डिवाइड करे तो 2a को भी डिवाइड करेगा, यही तो हमने पढ़ा है। इसको मैं कह दे रहा हूं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब इसके बाद ये स्टेप यहां तक समझ गया, क्योंकि अगला क्वेश्चन आपने खुद से करना है। हमने मान लिया है कि √2 रैशनल नंबर है, इसलिए √2 को हमने a/b के फॉर्म में लिख दिया है। a और b दोनों इंटीजर हैं, b 0 के बराबर नहीं हो सकता है और दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। अब दोनों साइड हम स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, a का स्क्वायर a², b का स्क्वायर b²। b² को इधर भेज दे, 2b² a², और फिर 2 को इधर ले आए तो b² हो गया a²/2। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड आपका इंटीजर है, राइट साइड भी इंटीजर होना चाहिए, यानी 2a² को डिवाइड कर रहा है। तो अगर 2a² को डिवाइड करे तो 2a को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, अब हम मान लेते हैं लेट a एक इंटीजर है ना, तो क्या हम लिख सकते हैं a इज इक्वल्स टू 2c, जहां c कोई और इंटीजर होगा। जैसे मान लो अगर a आपका 6 के बराबर है तो a को लिख सकते हैं 2 into 3, यानी c3 हो गया, एक और इंटीजर हो गया। तो
इस इक्वेशन में अगर हम पुट करें, आपने लिखा है ना 2b² इज इक्वल टू a², अगर इस इक्वेशन में मैं a की जगह 2c पुट कर दूं तो ये हो जाएगा 2b² इज इक्वल टू 2c का स्क्वायर क्या होगा 4c², यानी कि यहां से 2 से 2 कटेगा तो ये 2 बचेगा, 4 से 2 कटेगा तो ये आपका आ गया b² इज इक्वल टू 2c²। तो यहां से c² क्या हो जाएगा बच्चों b² अपॉन 2। अब c चूंकि एक इंटीजर है तो c² भी इंटीजर होगा, यानी कि 2 जो है वो b² को डिवाइड कर रहा है, तो यहां से आप लिखेंगे दिस मीन्स 2 डिवाइड्स b², 2 डिवाइड्स b², हेंस 2 डिवाइड्स b। अब इसको इक्वेशन 2 देखिए, अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 देखिए, 2 a को डिवाइड कर रहा है और 2 b को भी डिवाइड कर रहा है। तो जब 2 दोनों को डिवाइड कर रहा है यानी a और b दोनों में 2 भी तो एक कॉमन फैक्टर है ना, यानी हमने यहां पर कहा था कि सिर्फ 1 कॉमन फैक्टर है, तो आप लिखेंगे सिंस 2 डिवाइड्स बोथ a and b, so 2 is a common factor, है ना। जब 2 दोनों को डिवाइड करे तो 2 इन दोनों का कॉमन फैक्टर है, लेकिन हमने तो यहां कहा है कि भाई जो हमारा एजम्पशन था उसके अकॉर्डिंग सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर है, तो हमारा जो एजम्पशन था वो गलत है ना, तो दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर एजम्पशन। तो जो हमारा दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर एजम्पशन, तो बच्चा जो हमारा एजम्पशन ही गलत हो गया, कॉन्ट्रडिक्ट हो गया, यानी कि जो हमने कंसीडर किया था √2 रैशनल नंबर वो भी गलत हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, हेंस √2 इज अ रैशनल नंबर, √2 इज अ रैशनल नंबर। चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। इसमें मैं बस एक ही चीज चेंज कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि आपको प्रूफ करना है कि √3 इर्रेशनल नंबर है। इसको आप खुद से कोशिश करिए प्रूफ करने की। कर लिया बच्चों वीडियो पॉज करके? चलिए देखते हैं इसको कैसे प्रूफ हो गई है। ठीक है, तो हमें प्रूफ करना है कि √3 इर्रेशनल नंबर है, तो हम थोड़ा सा जैसे हम कह रहे थे कि हम कंसीडर कर रहे हैं कि लेट √3 इज अ रैशनल नंबर। हमने क्या कंसीडर किया है कि √3 एक रैशनल नंबर है ना। हमने क्या कंसीडर किया है कि √3 जो हमारा है वो एक रैशनल नंबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि √3 को हम लिखेंगे एज a/b, ठीक है, जहां a और b हैव नो कॉमन फैक्टर, नो कॉमन फैक्टर, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1, नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे, यही चीज हमें गलत प्रूफ करेगा। ठीक है, तो बच्चों अगर हम स्क्वायर करते, स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगर दोनों साइड हम लोग स्क्वायर कर देते हैं तो यहां से क्या आ जाएगा 3 इज इक्वल टू a²/b², तो इसका मतलब कि 3b² इज इक्वल टू a², या फिर आप कह सकते हैं कि b² इज इक्वल टू a²/3। ठीक है, तो यहां से क्या दिख रहा है कि b चूंकि एक इंटीजर है, इसका स्क्वायर भी इंटीजर होगा, तो लेफ्ट हैंड साइड इंटीजर है तो राइट हैंड साइड भी इंटीजर होगा। अगर 3a² को कंप्लीटली डिवाइड नहीं करेगा तब तो ये डेसिमल में आ जाएगा, यानी कि 3a² को डिवाइड कर रहा है, thus 3 डिवाइड्स a²। इसका मतलब क्या हो गया कि 3 जो है वो a को भी डिवाइड करेगा, 3 डिवाइड्स a,
यही तो हमने पढ़ा है अभी थ्योरम कि भाई अगर कोई भी एक प्राइम नंबर ए स्क्वायर को डिवाइड करे तो वो ए को भी डिवाइड करेगा। इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं। ठीक है, अब ए चूंकि एक इंटीजर है इसलिए हम ए को लिख दे रहे हैं इक्वल्स टू 3c। याद करिए जब √2 था तो हमने उसे 2c लिखा था, जब √3 है तो 3c लिख रहे हैं, √5 होगा तो 5c, √7 होगा तो 7c एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहां से आपका a स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू 9c स्क्वायर। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि 3b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9c स्क्वायर, which means b square is equals to 3c square। और यहां से आप लिख सकते हैं कि c square is equals to b square upon 3, यानी कि 3 जो है वो b square को डिवाइड कर रहे हैं, तो यहां आप लिखेंगे 10 3 divides b square। तो अगर 3 b square को डिवाइड करेगा इसका मतलब कि b3 जो है ये b को भी डिवाइड करेगा। इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को देखिए कि a का एक फैक्टर है 3 और b का भी फैक्टर है 3। इसका मतलब कि 3 इज अ कॉमन फैक्टर, 3 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ a and b other than 1। ठीक है, लेकिन हमने कहा था कि a के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन कॉमन फैक्टर तो आ रहा है। सो हमारा जो एजम्पशन हुआ बच्चों वो रॉन्ग हो गया ना, या फिर ये स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है हमारे एजम्पशन को। तो इसका क्या मतलब हुआ, हमने क्या एज्यूम किया था कि √3 रैशनल नंबर है, तो अगर हमारा एजम्पशन गलत है इसका मतलब √3 एक इरैशनल नंबर है ना, करेक्ट। इसको नोट कर लीजिए। अब आपकी ड्यूटी बनती है कि आप इसी तरीके से √5 √7 √11 √13 √17 √19 √23 और √29 तक जितने भी इरैशनल नंबर्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है, या अपनी मर्जी से आप कर सकते हैं, √6 भी कर सकते हैं, √8 भी कर सकते हैं, तो जो भी आपको मिल रहा है उन सब को आप करिए प्रूफ। ठीक है, वैसे मैंने आपको कह दिया आप चाहें तो आप √7 √11 √13 √17 √23 √29 को करिए। ठीक है, लेकिन आप चाहें तो √6 √8 √10 √11 √12 इन सबको भी कर सकते हैं। चलिए बच्चों इसे नोट कर लीजिए, थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन करते हैं। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है, मैंने लिख दिया है। क्वेश्चन 3 है, प्रूव दैट 5 माइनस √3 इज इरैशनल। ठीक है, 5 माइनस √3 इरैशनल है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, इरैशनल नंबर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। इसको कैसे प्रूव करेंगे, तो वही सेम प्रोसेस है, लेकिन इसमें थोड़ा से स्टेप्स हमारे कम हो जाते हैं। हम कह देते हैं कि हम एज्यूम कर लेते हैं कि लेट 5 माइनस √3 इज रैशनल। ठीक है, हमने क्या एज्यूम कर लिया कि 5 माइनस √3 एक रैशनल नंबर है। तो अगर रैशनल नंबर है इसका मतलब क्या हुआ, दिस मीन्स 5 माइनस √3 इज इक्वल्स टू a अपॉन b। लिख सकते हैं a अपॉन b के फॉर्म में, where a and b have no common factor other than 1। ठीक है, a और b का कोई भी कॉमन फैक्टर 1 के अलावा नहीं है। अच्छा, इसे हम लोग लिख सकते हैं, √3 को अगर इधर लाएं तो हमारा हो जाएगा 5, √3 इधर आकर प्लस में हो जाएगा, और a अपॉन b को इधर भेजें तो माइनस a अपॉन b। अच्छा, इसे रीअरेंज करें तो हम लिख सकते हैं √3 इज इक्वल्स टू 5b माइनस a अपॉन b। लिख सकते हैं।
भाई 5 माइनस ए बी को इधर लिखा है मैंने, एलसीएम ले लिया तो 5b से मल्टीप्लाई 5b माइनस ए अपॉन बी। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड हमारा ए और बी क्या है, इंटीजर है। तो अगर आप राइट हैंड साइड को देखते हैं, अगर आप राइट हैंड साइड को देखते हैं तो आप बोलेंगे कि सिंस ए एंड बी, सिंस ए एंड बी आर इंटीजर्स, so 5b minus a upon b is a rational number। तो RHS क्या आ रहा है, रैशनल नंबर। लेकिन LHS की बात अगर हम करें तो अभी तो हमने देखा था कि √3 इररेशनल नंबर है। तो RHS जो है इसमें है कि √3 इज इररेशनल, है ना। √3 क्या है, √3 इररेशनल नंबर। अब बच्चों हमारा LHS इररेशनल है और RHS रैशनल, क्या ऐसा पॉसिबल है कि LHS इररेशनल हो और RHS रैशनल हो? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना, यानी कि हमारा जो एजम्पशन है वो गलत है। तो दिस मीन्स दैट our assumption is wrong, है ना। हमने जो एज्यूम किया वो रॉन्ग एज्यूम किया है। तो 5 माइनस √3 हमने रैशनल नंबर एज्यूम कर लिया है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हेंस 5 माइनस √3 इज इररेशनल। भाई जब रैशनल नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इररेशनल नंबर है। ठीक है बच्चों, बात समझ रहे हैं। हमने √3 को एक साइड लिखा, बाकी सबको एक साइड लिखा। राइट हैंड साइड देख रहे हैं कि सारे इंटीजर्स हैं, तो इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करके डिवाइड करने पे इंटीजर ही मिलेगा, रैशनल नंबर ही मिलेगा। तो राइट हैंड साइड तो रैशनल नंबर है, लेकिन √3 को हमने प्रूफ किया है, पूरा मेथड से प्रूफ किया है कि वो इररेशनल होता है। तो ये इस साइड रैशनल, इस साइड इररेशनल, तो बीच में इक्वल टू का साइन तो नहीं हो सकता अगर ऐसा है तो इसीलिए हमारा assumption गलत है। और ये जो हमने रैशनल एज्यूम किया वो रैशनल नहीं है इसका मतलब। तो रैशनल नहीं है तो क्या होगा, इररेशनल, तो इसलिए वो इररेशनल हो गया। नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसी में मैं क्वेश्चन में चेंज कर दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रूव दैट 3√2 इज इररेशनल नंबर। ठीक है, 3√2 इररेशनल नंबर है। आप एक बार जरा खुद से ट्राई करें इसको प्रूफ करने का। कर लिया बच्चों? मैं उम्मीद करता हूं वीडियो पॉज करके आपने प्रूफ कर लिया है। अब देखिए इसको हम किस तरीके से करेंगे। वही सेम मेथड है, हम कंसीडर कर रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं कि 3√2 एक रैशनल नंबर है। कैसा नंबर है 3√2? 3√2 एक रैशनल नंबर है। तो अगर 3√2 रैशनल नंबर है बच्चों, इसका मतलब कि 3√2 को आप लिख सकते हैं इक्वल्स टू a/b। ठीक है, जहां पर a एंड b हैव नो कॉमन फैक्टर। a और b का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1। ठीक है, ये बात समझ रहे हैं आप। 3√2 a/b के बराबर है, क्योंकि रैशनल है हमने लिखा, इसका मतलब a और b का और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। अगर हम 3 को इधर ले आए तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं √2 इज इक्वल्स टू a/3b। यानी अगर रीअरेंज करें तो हम लिख सकते हैं a/3b इज इक्वल्स टू √2। या चलिए ठीक है, इसी तरीके से छोड़ देते हैं, √2 इज इक्वल्स टू a/3b। ठीक है, अब इसमें नोटिस कीजिए a और b तो इंटीजर्स हैं, तो अगर RHS की बात करें तो हम लिखेंगे कि हियर a एंड b आर इंटीजर्स। a और b क्या है बच्चों, a एंड b आर इंटीजर्स। तो मुझे बताइए अगर a इंटीजर है
बी इंटीजर है, बी इंटीजर 3 इंटू बी भी इंटीजर होगा, ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर। तो अगर ऊपर और नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों अगर इंटीजर होगा तो वो नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर। तो इसका मतलब कि हेंस a upon 3b is रैशनल नंबर, है ना। अच्छा, LHS की बात अगर हम करें तो LHS है √2, √3, √5, √6, √7, √8, ये सारे नंबर्स क्या है, इरैशनल है, हमने अभी प्रूव किया था। तो इसका मतलब कि √2 जो है वो इरैशनल नंबर। तो LHS इरैशनल, RHS रैशनल, और बीच में इक्वल टू का साइन है। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं है, यानी हमारा assumption गलत हुआ ना। सो इसका मतलब कि 10 our assumption is wrong। और अगर हमारा assumption wrong है, गलत है, तो इसका क्या मतलब हुआ, हमारा assumption गलत है, यानी कि 3√2 एक रैशनल नंबर है, गलत है। तो अगर रैशनल नहीं है तो क्या होगा, इरैशनल नंबर। दिस मींस 3√2 इज इरैशनल नंबर। क्लियर है? चलिए बच्चों, इसको नोट कर लीजिए। एक आखिरी सवाल आपको दूंगा, वो आप खुद से ट्राई करिएगा। चलिए एक आखिरी सवाल कर लीजिए आप। प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरैशनल नंबर। मैंने जितने भी क्वेश्चन आपको दिए हैं ये सारे आपके एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के हैं। आप चाहें तो आरडी शर्मा से भी इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं, बेहद आसान एक्सरसाइज है। एक बार आप खुद से ट्राई करें इसको। कर लिया बच्चों? कर लिया इसको? चलिए, तो फिर से वही सेम स्टेप है, कोई अलग तो है नहीं। हम एज्यूम कर लेते हैं कि 3 + 2√5 क्या है, रैशनल नंबर। क्या है ये, कैसा नंबर है, रैशनल नंबर। क्लियर है? तो अगर ये रैशनल नंबर है, इसका मतलब कि इसको हम लोग a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं ना, ठीक है। और जहां a और b क्या है, इंटीजर, और a and b have no common factors other than 1, है ना। जहां a और b के पास कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 1 को छोड़कर, तो इसमें हम लिख सकते हैं, अगर 3 को मैं इधर ले आऊं तो हो जाएगा 2√5 = a/b - 3, यानी एलसीएम अगर ले तो ये हो जाएगा a - 3b/b, है ना। और अगर हम 2 को भी इधर ले आए, 2 को भी इधर ले आए तो हमारा हो जाएगा √5 = a - 3b/2b, है ना। अब इसमें देखिए, अगर आप राइट हैंड साइड की बात करें, अगर हम राइट हैंड साइड की बात करें तो राइट हैंड साइड में क्या है बच्चों, a है, b है, रैशनल नंबर्स हैं, ऊपर सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब इंटीजर्स हैं, सब्ट्रैक्ट करना है तो इंटीजर ही आएगा, नीचे भी इंटीजर है, तो यानी कि ये पूरा ये इंटीजर है। इसका मतलब कि क्या हो गया, ये रैशनल नंबर हो गया। जब इंटीजर्स हैं इसका मतलब ये रैशनल नंबर है। तो आप लिखोगे कि RHS, आप लिखोगे सिंस a and b are integers, so a - 3b/2b is rational number, है ना। क्लियर है बात? राइट हैंड साइड हमारा क्या आ रहा है, रैशनल नंबर आ रहा है।
और लेफ्ट हैंड साइड की अगर हम बात करें तो भाई हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, √2, √3, √5, √4 नहीं, √4 2 के बराबर होता है रैशनल, तो √5 ये सारे इरैशनल नंबर्स हैं। तो √5 जो हमारा है वो इरैशनल है। ठीक है, तो यहां पर हमें क्या मिल रहा है, राइट हैंड साइड रैशनल नंबर, लेफ्ट हैंड साइड इरैशनल नंबर, और दोनों के बीच में इक्वल टू का साइन। क्या ऐसा हो सकता है कि इक्वल टू तो बोलते हैं कि भाई जो इधर है वही इधर है, इधर इरैशनल इधर रैशनल है, तो पॉसिबल नहीं है, यानी कि हमारा assumption गलत है। तो our assumption is wrong। ठीक है, तो अगर हमारा assumption गलत है, यानी कि 3 + 2 √5 को हमने रैशनल नंबर माना है, ये गलत है। तो अगर 3 + 2 √5 रैशनल नंबर नहीं है तो क्या होगा, इरैशनल नंबर होगा। तो इसीलिए आप लिखेंगे कि hence 3 + 2 √5 is irrational number। ठीक है बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं आपने ये सवाल सही किए हैं। अगर कहीं कुछ मिस्टेक हो गई तो इसे आप नोट कर लीजिए। आज हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक आप इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस एनसीईआरटी और आरडी शर्मा से प्रैक्टिस कर लें। ठीक है बच्चों, बाय बाय एंड टेक केयर।